आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और उसी तैयारी को बेहतर करने के लिए आज एक और हमारा प्रैक्टिस सेशन है। पिछले प्रैक्टिस सेशन में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये सीरीज जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड को फोकस करके बनाई गई है और जो इस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं वो आपका चंडीगढ़ जेबीटी है, जिसकी आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई है। 17 मार्च को आपका पेपर है। तो इसी एग्ज़ाम में जो आपका पार्ट आना है टीचिंग एप्टीट्यूड का 15 मार्क्स का, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए या पहले इसको देख के उसको भी देखिएगा, ताकि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनकी आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाए और आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बेहतर हो। तो बिना देरी करे आज के कुछ और क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस में लाएंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट से जोड़ के कि किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें जो कहीं ना कहीं आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी, नए एनसीईआरटी या टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी आपकी लर्निंग हो, टीचिंग मेथड हो, इनसे जुड़े हुए कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका जो है वो कहीं ना कहीं एक आप प्रैक्टिकल वे में पूछने वाला है। इसमें फैक्चुअल वेज बहुत कम आते हैं, आएंगे भी तो आपके एनईपी या एनसीएफ, नए एनसीएफ से जुड़े हुए क्वेश्चन फैक्चुअल आएंगे। बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहीं ना कहीं केस स्टडी या अप्लाइड वे में क्वेश्चन बनते हैं। तो बिना देरी कर अपने प्रैक्टिस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है वो शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। क्या वो शिक्षक का अनुभव है, जो टीचर एक एक्सपीरियंस गेन करता है थ्रू आउट अपनी लाइफ में, क्या वो कहीं ना कहीं टीचिंग को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है। या कंटेंट ऑफ टीचिंग, मतलब जो शिक्षक जो है अपने शिक्षण में विषय वस्तु को पढ़ाता है वो अफेक्ट कर सकता है टीचिंग प्रोसेस को। या कक्षा का माहौल, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा है वो अफेक्ट कर सकता है। या जो आपके रिलेशन, ह्यूमन रिलेशनशिप स्किल होती हैं वो अफेक्ट करती हैं। तो हम सभी जानते हैं एज अ टीचर, जो टीचर के प्रीवियस अनुभव, जो उसके एक्सपीरियंस होंगे वो टीचिंग को अफेक्ट करेंगे। क्लासरूम का जो माहौल होगा वो भी अफेक्ट करेगा और जो कंटेंट टीचर डिलीवर कर रहा है बच्चों को वो भी अफेक्ट करेगा अगर वो किसी और ढंग से पढ़ाए। ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों के साथ एक टीचर की किस तरीके के रिलेशनशिप हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। तो अब ये बताइए इस तरीके के क्वेश्चन क्या आप कहाँ से किस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ये बेसिक आपके कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है जिनको आपको तुरंत करके ही पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि एज अ रोल अगर आप खुद को उस रोल में रख के देखेंगे तो आप किस तरीके से उन क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो बनेगा डी, मतलब ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण, जिसे हम रेमेडियल टीचिंग के नाम से जानते हैं, किस प्रकार की बालकों को दी जाती है। ये आपका कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या जो फास्ट लर्नर होते हैं, बेहतरीन सीखने वाले बच्चे होते हैं उनको दी जाएगी, या टैलेंटेड होते हैं, गिफ्टेड होते हैं उन्हें दी जाएगी, स्लो लर्नर को दी जाएगी, या क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं उनको दी जाएगी। तो रेमेडियल उपचारात्मक शिक्षण उन्हीं को दी जाती है जो बच्चे कहीं ना कहीं सीखने में पिछड़े हुए होते हैं, जो कहीं ना कहीं सामान्य गति से धीमी गति से सीखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आपका बी वाला बनेगा, ये आपका सी, मतलब जो स्लो लर्नर होंगे उन्हीं को हम कहीं ना कहीं रेमेडियल टीचिंग देंगे ताकि वो सामान्य एक धारा में सामान्य बच्चों के साथ शामिल हो पाए और उनकी बाकी की जो सामान्य बच्चों की शिक्षा है उन्हीं के साथ वो कदम ताल मिला के चल सकें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षा के दौरान शिक्षकों और छात्रों की जो निरंतर प्रक्रिया है उसके अधिगम का आकलन करने में मदद करता है। तो यहाँ जिस आकलन के बारे में आपसे पूछा गया है उस पर अगर ध्यान दें तो आप प्रोसेस पर बेस्ड है, वो प्रोग्रेस, लर्निंग में हुई प्रोग्रेस को जानना चाहता है और फीडबैक की मदद से जो कंटिन्यूस प्रोसेस हो रही है, जो कंटिन्यूस लर्निंग हो रही है उसका आप कैसे असेस करेंगे, उसका कैसे आकलन करेंगे, ये पूछा गया है। क्या वो नैदानिक स्थानन प्लेसमेंट वाला है, क्लिनिकल नैदानिक है, रचनात्मक फॉर्मेटिव है, या योगात्मक आपका सम्मेटिव है। तो बात करें अलग अलग मूल्यांकन के बारे में, आपने हो सकता है पढ़ा हो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हो। तो प्लेसमेंट, जब भी आप एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं तो उसमें आपका प्लेसमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, कई अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना प्लेसमेंट एग्जाम कराती हैं, तो इसमें तो ये आएगा नहीं। नैदानिक या क्लिनिकली असेसमेंट में अभी हमने पढ़ा है उपचारात्मक, उसमें जोड़ के रख सकते हैं जिन बच्चों में कुछ कमियां हैं, जो स्लो तरीके से सीख रहे हैं या उनकी कोई समस्या है, उसका जो आप निदान करते हैं उसका जो आकलन किया जाता है, या आप सर्वे वगैरह में जो आकलन करते हैं उसे क्लिनिकल असेसमेंट कहते हैं। रचनात्मक ही यहाँ सही होगा क्योंकि ये प्रोसेस पर बेस्ड होता है ना कि प्रोडक्ट पर बेस्ड। और योगात्मक आपका होगा नहीं क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द ईयर कराया जाता है, ये कहीं ना कहीं आपका ऑफ से जुड़ा हुआ है जिसे हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका फॉर्मेटिव है उसे असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से जानते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगला क्वेश्चन है कि जो
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट टीचिंग एड, मतलब जो टीचिंग एड हम उपयोग करते हैं अपनी टीचिंग में, उनके बारे में कौन सा कथन यहाँ सही है। क्या ये जो टीचिंग एड होते हैं वो कहीं ना कहीं लंबी अवधि में कॉन्सेप्ट को रोके रखते हैं, मतलब अवधारणा को लंबी अवधि तक समझाने में मदद करते हैं, कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से बच्चा सीखे इसमें टीचर की मदद करते हैं, या फिर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, या फिर दे रोट लर्निंग को एनहांस करते हैं। तो हम सभी जानते हैं जो टीचिंग एड्स हैं हम उनका उपयोग इसलिए नहीं करते हैं कि बच्चे की रोट लर्निंग की ओर प्रवृत्ति ज़्यादा हो, उसको खत्म करने के लिए, कॉन्सेप्ट की समझ को बेहतर करने के लिए टीचिंग एड्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है ना, उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव देने के लिए। तो यहाँ फोर्थ वाला नहीं बनेगा, तो फोर्थ जिसमें भी आता हो वो आपके कट जाएंगे, जो आंसर बैठेगा आपका वो बैठेगा बी वाला 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको अपने आंसर तक पहुंचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका, कब आप अपने बच्चों में कहीं ना कहीं वैल्यू डेवलप करेंगे, किस तरीके की शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से बच्चे के अंदर इम्पार्ट करेंगे वैल्यूज को। धर्म ग्रंथों के माध्यम से तो ऐसा नहीं है, हम अलग अलग धर्मों के ग्रंथों को प्रचार प्रसार, धर्म का विशेष प्रचार करना एक शिक्षा का मोटिव नहीं होता है। मूल्यों पर व्याख्यान देके, व्याख्यान देने से क्या होगा, आप लेक्चर देके चले जाएंगे, जरूरी थोड़ी है वो इम्पार्ट हो बच्चों में, उस पर सेमिनार करा देंगे तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा, बल्कि इसका होगा कि बच्चों से ही उन पर चिंतन और मनन की प्रक्रिया में उन्हें संलग्न किया जाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से जो तर्क दिए गए हैं आपको उनमें से ये बताना है कि उपरोक्त जो विकल्प दिए गए हैं ABCD करके, उनमें से कौन से दो गलत हैं। ठीक है, उनमें से आपको पहचानना है। जैसे कि पहले में बोला गया है जो एवरी स्टूडेंट, मतलब जो प्रत्येक छात्र होते हैं वो डिटरमेंट होते हैं, मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, किसी भी काम को ठान लें तो पूरा करते हैं। इसमें प्रत्येक छात्र के बारे में ऐसी बात करी गई है कि इस तरीके के गुण प्रत्येक छात्रों में मिलते हैं। या बोला गया है कुछ छात्र, सम स्टूडेंट्स आर डिटरमाइंड, मतलब कुछ छात्र ऐसे हैं जिनमें इच्छा शक्ति जो है बहुत बेहतरीन होती है, कुछ में नहीं होती है। ठीक है, अगले में बोला गया है छात्र कभी भी डिटरमाइंड नहीं देते या सिंगल माइंडेडनेस नहीं दिखाते, तो सभी छात्रों के लिए बोला गया। या अगले में बोला गया कुछ छात्र ऐसा करते हैं कि डेडिकेटेड नहीं होते, तो जब भी बोला है कि प्रत्येक छात्र ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं है, प्रत्येक छात्र में एक ही गुण आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ छात्रों में ऐसा गुण हो सकता है, कुछ छात्रों में ऐसा गुण नहीं हो सकता है। तो जो प्रत्येक वाला या सभी बच्चों वाला जो भी गुण दिखाई देगा वो कि सभी बच्चों में ऐसा दिखाई देता है, तो ये कंपलसरी थोड़ी है कि एक तरीके का गुण हर प्रकार के छात्र में आपको देखने को मिले। आपने भी देखा होगा जो गुण आप में है हो सकता है किसी बच्चे में ना हो, है ना। एक मेजोरिटी ऑफ पर्सन में वो गुण नहीं भी हो सकता है, और ऐसा गुण भी हो सकता है जो उनमें है वो आपके अंदर नहीं है। तो सभी बच्चों पर जो भी चीज लागू करेंगे वो एक पर्टिकुलर गुण के तौर पर नहीं देखी जाएगी। इसमें आपका A और C आंसर बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। सिलेबस में जो वेन डायग्राम के थ्रू हम इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, तो उसी पर बेस्ड ही आपका कहीं ना कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड पर बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप इसको समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो तो आप अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, हम वापस से इसको एक्सप्लेन कर देंगे किसी और माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि अध्ययन में लगाया गया समय परीक्षण अंक में परिवर्तन का कारण बनता है। मतलब जो भी आप टाइम देते हैं अपनी टीचिंग में, अपनी स्टडी में, वो कहीं ना कहीं जो आपके अंक आते हैं उसमें परिवर्तन का एक कारण बनता है। तो जो अंक हैं, जो मार्क्स आपने गेन करे हैं, वो किस तरीके के चर हैं आपको ये बताना है। आपने कहीं ना कहीं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चरों के बारे में पढ़ा है, तो जो अंक हैं, जो मार्क्स आपको मिले हैं पेपर में, उनको आप किस तरीके के चर में रखेंगे, क्या वो डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये जो अंक हैं, जो भी अंक आपको स्कोर मिला है वो कहीं ना कहीं आपका डिपेंडेंट होगा। क्यों डिपेंडेंट होगा? क्योंकि मार्क्स आपके डिपेंडेंट किस पर है? स्टडी पर। तो जो स्टडी होगी वो आपका कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होगा, और जो नंबर अंक आपको मिले हैं वो डिपेंडेंट चर के तौर पे सामने आएगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर A। जैसे अगर अभी की बात करूं तो मेरी बात करूं, जो आपको एज अ टीचर जो पढ़ाता है वो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर में आता है, और बच्चे जो पढ़ते हैं वो डिपेंडेंट फैक्टर में आते हैं, क्योंकि वो टीचर से पढ़ रहे हैं, टीचर के हाथ में है उनको पढ़ाना, है ना। बट अगर टीचर चाहे तो अपनी उस दिन की छुट्टी भी रख सकता है, तो वो इंडिपेंडेंट में होगा। तो ये बात आपको समझनी है। इस तरीके हो सकता है क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा जाए, क्योंकि चरों वाला मामला बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कौन सा चर आपके एजुकेशन में डिपेंडेंट में आता है, कौन सा इंडिपेंडेंट में आता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को उन विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त हैं। आपको ये बताना है वह क्षेत्र जो उस उद्देश्य को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं। मतलब a teacher should use methods that are suitable for learners they are which serve this purpose is called। मतलब कौन सा ऐसा मेथड है या उद्देश्य या क्षेत्र है जो इस उद्देश्य को फुलफिल करता है बेहतरीन तरीके से। क्या वो एजुकेशनल सोशोलॉजी है? तो समाजशास्त्र की यहाँ कोई बात नहीं गई, इसमें सिंपल ये पूछा गया है ऐसी तरीका या ऐसा मेथड जो टीचर यूज करता है अपने बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाने के लिए, उस उद्देश्य या उस क्षेत्र को आप क्या कहेंगे। तो सामाजिक मनोविज्ञान भी नहीं आएगा, और वर्क ऑफ
घटना विज्ञान भी नहीं आएगा, मेन होगा उसमें शैक्षणिक एजुकेशन साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी के माध्यम से ही, बच्चों की साइकोलॉजी जानने के बाद ही टीचर टीचिंग मेथड को डिसाइड करेगा और समझेगा कि किस मेथड से बच्चा बेहतरीन ढंग से चीज़ें सीखता है और उसी को अपने टीचिंग में आगे कंटिन्यू करेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द स्टडी आउटकम्स बिलो आइडेंटिफाई व्हाट आर द कॉल्ड हाई लेवल आउटकम्स। मतलब आपको ये बताना, नीचे जो 4-5 विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको उन विकल्पों को छांटना है जो कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय परिणाम देते हैं, मतलब हाई लेवल थिंकिंग जिनमें इन्वॉल्व होती है। क्या वो तथ्यों की स्टडी करने से होगी? तो नहीं, तथ्यों की स्टडी करने से चिंतन विकसित बच्चे के अंदर नहीं होता है, उसमें विश्लेषण करने की क्षमता आ जाती है, उन चीज़ों को छांटने की क्षमता आ जाती है। लेकिन अगर बात करें चिंतन या उच्च स्तरीय परिणाम मिलते हैं तो ऐसा नहीं है। हाँ, विश्लेषण अगर बच्चा कोई सामान्य अवस्था में समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन बैठाता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, तो उसमें जो चिंतन विकसित होगा वो उच्च स्तरीय चिंतन कहेंगे, तो हमारा यहाँ बी वाला बनेगा। लेकिन जागरूकता फैलाना है कि अवेयरनेस या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो इसमें भी आपका उच्च स्तरीय चिंतन विकसित नहीं होगा। नकल करना, तो नकल करने में अपने आप कोई आपका उच्च स्तरीय चिंतन विकसित नहीं हो रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्ति करनी है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में अपनी राय रखनी है, तो उसमें आपका उच्च स्तरीय चिंतन जरूर डेवलप होगा कि पहले आप उन चीज़ों को समझेंगे तभी तो आप दूसरे के सामने उन चीज़ों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। अगला है संगठन और विशेषीकरण, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशलाइजेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपकी थिंकिंग जो है वो अच्छे लेवल तक विकसित हो चुकी होगी। तो इसका जो आंसर बनेगा बी, ई एंड एफ को मिलाकर। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें बी, ई, एफ तीनों ऑप्शन लिए गए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन छांटे हैं वो उच्च स्तरीय चिंतन या उच्च स्तरीय परिणाम को लेकर हमने करे हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। यहाँ मेन जो नाम है वो नहीं के तौर पे पूछा गया है। तो सबसे पहला है अथॉरिटेरियन होना चाहिए टीचर को, तो यही हमारा आंसर बनेगा कि टीचर को अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए। उसे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सुविधाकर्ता की भूमिका निभानी है, जिससे बच्चे अपना खुद का विकास में की प्रक्रिया में बहुत बेहतरीन रूप से जुड़ पाएँ। क्योंकि अगर टीचर ही अपनी चलाता रहेगा, जैसे कि अभी तक हमने देखा है जो ट्रेडिशनल मॉडल है आपके टीचिंग, उनमें जो टीचर है वो अथॉरिटेरियन के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। लेकिन अब से जब से हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी या नया एनसीएफ आया है 2005 से या 2000 के बाद से ये बदलाव आपको देखने को मिले हैं। भले ही इनकी सिफारिश बहुत पहले से की जा रही है, लेकिन अभी जो बदलाव रिसेंटली इस बात पे जो चर्चा गहन हुई है वो है आपकी अथॉरिटेरियन की पोजीशन को टीचर की बदल के कहीं ना कहीं फैसिलिटेटर के तौर पर उन्हें देखना। बाकी जस्टिसफुल होना चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए और साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग लर्नर भी होना चाहिए टीचर को, क्योंकि जब टीचर ही सीखेगा तभी तो वो नई चीज़ों से बच्चों को अवगत करा पाएगा। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आए होंगे और पता चला होगा किस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट की आपकी बेस है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपका बेस है। लेकिन ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से ही आपके सारे क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे। उनको किस तरीके से आप समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके रियल सिचुएशन के बेस्ड पर आएंगे, उनमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपकी मदद करेगी। तो ये देख के आपको चलना है। बाकी मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।